हेलो दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि परीक्षा में इससे बाहर आपको नहीं दिखाई देगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 1, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 3 की बात करते हैं, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। देखिए, आर्टिकल जो 1 से लेकर 5 तक है उसमें भारत के राज्य और भारत के संघ क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर यही आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 ही पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसकी चर्चा की है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बताया जाए। फिर भी आप लोग को डाउट होगा तो एक नया वीडियो हम पूरा आर्टिकल को उसको टॉपिक वाइज समझा देंगे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जल्दी जल्दी में रिवीजन करने के लिए तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 14। आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार आप सभी को पता होगा, जो देश या राज्य आपको मनुष्य मतलब आम आदमी को एक अधिकार देता है जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, या सभी नागरिकों को जो भारत के निवासी हैं और भारत के बाहर के भी जो एनआरआई हैं, जो भारत के विदेशों में रह रहे हैं, मूल भारतीय हैं, उनको भी इसमें से कुछ अधिकार मिले हुए हैं। उसकी आगे हम चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता दी गई है। कानून के समक्ष समानता का मतलब ये है कि भारत का जो कानून बना है वो सभी के लिए समान है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 16, सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता। सरकारी नौकरी में सभी को अवसर की समानता, लेकिन इसमें जब आरक्षण आ गया तो इसमें काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ था कि सरकारी नौकरी में एससी, ओबीसी और जनरल को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, इसी वजह से समानता इसमें कहीं दिखाई नहीं देती है। लेकिन बाद में इसमें कुछ आर्टिकल 16 में कुछ परिवर्तन करके कुछ मौलिक अधिकार में थोड़ा सा संविधान संशोधन करके इसको बढ़ाया गया है, लेकिन इसको आज भी इसके बारे में क्लियर नहीं है कि क्या कैसे ये समानता देता है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं सरकारी नौकरी में सभी को अवसर की समानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसमें छुआछूत, जो हम जैसे किसी व्यक्ति को पहले था कि उसको छू नहीं सकते हैं, छोटे लोग बड़े लोगों के साथ बैठ नहीं सकते हैं, इस तरह की कई धारणाएं बनी हुई थी प्राचीन इतिहास से। इसमें यही अनुच्छेद आपको इसको ख़त्म करने का अधिकार देता है कि अब ऐसा कुछ नहीं है भारत में, जो अनुच्छेद 17 में बताया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में अधिकारों को संरक्षण दिया गया। कई बार हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस, जो भारत का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसकी चर्चा कहाँ किस अनुच्छेद में की गई है, तो यही है अनुच्छेद 19A। अगर जो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रेस कहाँ दिया गया तो अनुच्छेद 19A में प्रेस के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये भी अभी कुछ दिन पहले निजता के अधिकार पे आधार कार्ड वाला जो मुद्दा था बहुत चर्चा में था, निजता का अधिकार। ये भी आप लोग से पूछ सकता है कि निजता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, निजता का अधिकार, तो वो है हमारा आर्टिकल 21। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 21A। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। देखिए, ये प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बारे में बताता है कि कैसे हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा सरकार फ्री में उपलब्ध कराएगी, उसी के बारे में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था। बाद में ये मौलिक कर्तव्य, अभी हम आपको आगे बताएंगे, मौलिक कर्तव्य में 11वें मूल कर्तव्य के रूप में भी इसको सवर्ण सिंह कमेटी द्वारा जोड़ा गया था। ये मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 25। ये है मनचाहा काम, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। धर्म के आपको प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता ये आर्टिकल देता है। एक चीज़ आपको बताते चले कि सिखों को कृपाण रखने का अधिकार, सिखों को जो वो कृपाण रखते हैं उसका अधिकार यही आर्टिकल 25 ही उनको देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार। ये भी
जो अल्पसंख्यक है भारत में, उनको अपनी मर्जी से शैक्षिक संस्थान को स्थापित कर सकते हैं, उस पर अपना अधिकार कर सकते हैं, इसके बारे में स्वतंत्रता देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपको बताने जा रहा हूँ, आर्टिकल 32, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट। इसमें 5 प्रकार के रिट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी मौलिक अधिकार जो 12 से लेकर 35 तक आपके सभी मौलिक अधिकार हैं, उनको संरक्षण प्रदान करता है कि आपको अभी कभी भी कोई सीधे आपको दिक्कत हो रही हो मौलिक अधिकार के आपका हनन हो रहा है, चाहे राज्य सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा, अगर जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। 5 प्रकार के आपको इसमें रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो ये है आर्टिकल 32। इसको भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। और अगर जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, किसी आर्टिकल की बात ना की जाए या किसी व्यक्ति की बात ना की जाए, तो उसको किसको कहते हैं, प्रस्तावना को, प्रिलम्बल्स को, प्रस्तावना। और अगर जो पूछा जाए कि भीमराव अम्बेडकर जी ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, अनुच्छेद 38, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 40 को देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस आर्टिकल में किया गया है, तो वो है आपका आर्टिकल 40। नेक्स्ट आर्टिकल 44, ये भी समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 40, आर्टिकल 44। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, आर्टिकल 45, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। देखिए मैंने आपको मूल अधिकार 20A में और अभी आगे मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 6 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताएगा आर्टिकल 51। इसके बाद आता है आर्टिकल 51, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मौलिक कर्तव्य कोई पूछ ले तो कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, बाद में एक और जोड़ा गया था संविधान संशोधन करके। संवर्ण सिंह एक व्यक्ति थे, उनकी कमेटी बनी थी, संवर्ण सिंह की कमेटी बनी थी, उन्हीं के आधार पे इसको मौलिक कर्तव्य में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसी मौलिक कर्तव्य में 11वें मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 साल के बच्चों को भी मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, अनुच्छेद 72, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे राष्ट्रपति का आर्टिकल हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, 52 से लेके आपका इसमें 62 तक दिया जाता है, 61 तक दिया जाता है, महाभियोग तक। ये राष्ट्रपति महामहिम के बारे में इतना आर्टिकल बताया जाता है, लेकिन आर्टिकल 72 अलग से राष्ट्रपति के शक्तियों को क्षमा देना। कई बार आप लोगों ने देखा है कि राष्ट्रपति फांसी की सज़ा माफ़ करवा सकते हैं, सज़ा को कम करवा सकते हैं, तो ये आर्टिकल 72 ही इनको अधिकार देता है। आर्टिकल 72, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जो मंत्रिपरिषद हम लोग कैबिनेट देखते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, संसद में राज्यसभा लोकसभा के जो मंत्री बनाए जाते हैं, वो आर्टिकल 74 में ही राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए प्रावधान है उनका। फिर आपका नया टॉपिक आ जाता है अनुच्छेद 76, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो इस समय के वेणुगोपाल जी हैं, भारत के महान्यायवादी। इसका आर्टिकल 76 में इसका प्रावधान है। आर्टिकल 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य है वो आर्टिकल 78 में दिया गया है कि वो राष्ट्रपति को किसी विषय में जानकारी देने के लिए।
आर्टिकल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 110 में। धन विधेयक के बारे में आपको बता दूं कि धन विधेयक जो होता है वो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है। और लोकसभा में धन विधेयक आता है, मान लीजिए उसको राज्यसभा में अगर जो भेजा जाता है कोई संशोधन करने के लिए, संशोधन वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो आप 14 दिन के अंदर उसको वापस नहीं लोकसभा भेजते हैं तो ये अपने आप ही विधेयक पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक के जो पावर दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112। ये जो हम बजट हर साल बजट आता है हमारा, फरवरी में इस समय बजट आ रहा है हमारा, तो ये जो भारतीय वित्तीय विवरण का आपको आर्टिकल 112 में ही मिलेगा। वो सीधे बजट के बारे में नहीं बताया गया, वो सीधे उसमें भारतीय वित्तीय विवरण दिया जाता है। बजट तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। अनुच्छेद 123, संसद के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राष्ट्रपति किस पावर से, किस आर्टिकल के पावर से जो अध्यादेश है वो जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 123 123 के, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 143, सुप्रीम कोर्ट को परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको किसी चीज़ के परामर्श की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है आर्टिकल 143 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये जो हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 आर्टिकल में दिया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हमारे केंद्र और राज्यों के बीच में लेखा जोखा होता है उसके बारे में विवरण तैयार करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी मानी जाती है लोकसभा की, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 149, भारत के महालेखा परीक्षक की शक्तियों के बारे में बताया गया है। फिर आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीधे होती है, यही 155 में बताया गया है। फिर राष्ट्रपति को अलग से 72 में क्षमा करने की शक्ति है। इसी तरह राज्यपाल को अनुच्छेद 161 में क्षमा कम करने, निलंबित टालने की राज्यपाल की शक्तियों का विवरण दिया गया है 161 में। और आर्टिकल 163 में राज्यपाल की सहायता के लिए और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। जैसे अभी वहाँ बात हुई थी केंद्र में मंत्री, वैसे राज्य में मंत्री राज्यपाल की सहायता के लिए होंगे 163 में। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता होंगे। जैसे अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी होंगे, वैसे राज्यों में राज्य के महाधिवक्ता होंगे 165 में ये दिया गया है। वो कितने में दिया गया? वो 76 में दिया गया है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कर्तव्य थे सेम 167, वैसे ही राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं।